अच्छा बेटा, तो कंट्रोल्स जो हमने शुरू में बात की थी कि रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है, समझा जाता है, कंफर्म किया जाता है कंट्रोल्स के ज़रिए से। तो उन्होंने जिस तरह बुक में मेंशन किया कि ज़ीरो टाइम पर जो सैंपल लिया वो सारे का सारा था हैवी। तो जो हैवी डीएनए था, वो हैवी डीएनए उस सीजियम क्लोराइड के ग्रेडियंट में सबसे नीचे, यहाँ पे हमने ये हाइपोथेटिकल उसको शो किया है कि ये नीचे आएगा। अलबत्ता जो एक्सपेरिमेंट बाकायदा थे उसके अंदर यहाँ पे देखें, ये है N15 की लाइन। N15 की लाइन यानी जो हैवी डीएनए है वो, अगर हम इसी को यहाँ से लाइन खींचें तो ये देखें, तो ये नीचे है। ठीक है। जबकि इसके मुकाबले में जो डीएनए टोटली कंप्राइज करेगा N14 पे, जो नॉर्मली होता है, तो N14 वाला डीएनए की लाइन इस 15 से ऊपर आएगी। और ऊपर को अगर हम समझने के लिए यहाँ पे ले लें, जिस तरह हमने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है, N14 यहाँ पर, तो N15 हैवी होने के नतीजे में नीचे, ये नीचे की लाइन, और N14 लाइट होने के नतीजे में ऊपर। हमने डायग्रामेटिकली उसको प्रेजेंट किया। अलबत्ता इन दोनों लाइनों में बहुत ज़्यादा क्योंकि डिफरेंस नहीं है, तो जो रिजल्ट आए उसके अंदर ये N15 की लाइन नीचे और N15 की लाइन ये ऊपर थी। कंपेयर करें तो हम जिस तरह ये लाइन हमने खींची है, तो देख सकते हैं कि एक नीचे और एक ऊपर है। अच्छा, तो ये दो लाइन कंट्रोल के तौर पर इस्तेमाल की गई। हमने आगाज किया एक्सपेरिमेंट को N15 वाले हैवी डीएनए से, जिसके दोनों स्ट्रैंड N14 रखते हैं और रेड कलर के हैं। अच्छा, अब चलते हैं इससे आगे। तो ये कंट्रोल थे कंपेयर और कंक्लूड करने के लिए। जो एक्चुअल रिजल्ट है, बुक में आप डायग्राम देखेंगे, आपको ये डायग्राम नजर आएगी। ठीक है। ये है डायग्राम। उन्होंने सैंपल जो जीरो पे लिया, यानी N15 हैवी, वो ये है N15 हैवी, उसकी लाइन ये नीचे। ठीक है। अब इस नीचे लाइन से कंपैरिजन में, अब अगर रिजल्ट देखें तो जो फर्स्ट राउंड यानी 20 मिनट के बाद जो रिजल्ट लिए गए, वो 20 मिनट किस वजह से उन्होंने यूज किया होगा? कोई बता सकता है, अंदाजा लगा सकता है कि आखिर 20 मिनट बाद रिजल्ट जो सैंपल है वो क्यों लिया गया? चैप्टर नंबर 6, हमने फिजिकल क्लास में भी बात की थी। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और जनरेशन टाइम बैक्टीरिया में कितना होता है? जी याद है किसी को? बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम। नहीं याद? बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम है 20 मिनट्स। इसीलिए आफ्टर 20 मिनट्स रिजल्ट चेक किए गए सैंपल लेने के बाद। तो ये 20 मिनट्स के बाद का रिजल्ट है। और उसके 20 मिनट बाद ये रिजल्ट हमारे सामने आया। अब इसको कैसे समझा जाए? तो उन्होंने भी उसको कैसे डिस्क्राइब किया? तो दे डिस्क्राइब द रिजल्ट्स, टू डिस्क्राइब द रिजल्ट्स दे हैड थ्री पॉसिबल आउटकम्स। उन रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए उनके पास तीन पॉसिबल आउटकम्स पहले से थी। और ये तीन पॉसिबल आउटकम किसके मुताबिक थी? जो हमने अभी बात की पिछले सेशन में, कि तीन हाइपोथेसिस, तीन मॉडल्स, तीन मफरूजे पहले से मौजूद थे। और वो तीन मफरूजे कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव, तीन। तो उसके पहले से प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स हमारे पास होने चाहिए। ठीक है। अब प्रेडिक्टेड रिजल्ट क्या होंगे देखते हैं।
कि जो फर्स्ट राउंडर एप्लीकेशन है यानी 20 मिनट के बाद अगर हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल की बात करें, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, सेमी कंजर्वेटिव के अंदर क्या होता है कि सेमी कंजर्वेटिव के अंदर जो पेरेंट है, पेरेंट डुप्लेक्स, वो आधा आधा तकसीम हो जाता है दोनों डॉटर डीएनएस के अंदर। और इस तरह तकसीम होता है कि एक स्ट्रैंड, ये क्योंकि पेरेंट में दोनों स्ट्रैंड हैवी थे रेड कलर के, N15, तो इन दोनों डॉटर के अंदर एक स्ट्रैंड N15 का होगा जो रेड नजर आ रहा है, और दूसरा एक स्ट्रैंड होगा ग्रीन का जो N14 यानी लाइट। क्योंकि पेरेंट को रेप्लिकेट करने दिया गया ऐसे मीडियम में जिसमें नाइट्रोजन 14 अवेलेबल थी, तो नाइट्रोजन 14 से उस बैक्टीरिया ने जो न्यूक्लियोटाइड्स तैयार किए और फिर उन न्यूक्लियोटाइड से नया डीएनए सिंथेसाइज हुआ, तो वो N14 वाला था जिसको हमने यहाँ पर ग्रीन कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के रिजल्ट में ये दो डॉटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। जी बेटा, यहां तक समझ गए? जी, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा बेटा, मैसेज नहीं, वॉइस सर आ रही है आवाज। आ रही है। अच्छा, जरा सवाल सुने गौर से। अब ये दो डीएनए के मॉलिक्यूल तो हैं, अगर इनको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ये किस तरह कहाँ पे आने चाहिए? अगर यहीं पे मैं इसको यूं कह लें कि यूं ये ट्यूब बनाता हूँ, इस तो इस ट्यूब के अंदर ये दोनों डीएनए के मॉलिक्यूल किस लेवल पे आने चाहिए? पीछे हम देख चुके हैं प्रेडिक्ट कंट्रोल, एक कंट्रोल N14 वाला ऊपर है, लाइट। ये बेटा नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे जो मैं लिख रहा हूँ? और जी सर। N15 कहाँ पे होगा? नीचे होगा। ये वो कंट्रोल के तौर पर उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है। अब ये दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं? क्या ये दोनों स्ट्रैंड एक डीएनए मॉलिक्यूल में दोनों रेड हैं या दोनों ग्रीन हैं? एक रेड है और एक ग्रीन है। एक रेड और एक ग्रीन है, और रेड को हमने क्या कहा है? रेड 15 वाला है या 14 वाला है? 15 सर। 15। ग्रीन ऊपर होगा और रेड नीचे होगा। ना ना लाइट ना, वाला ऊपर, देखें ये हेवी वाला नीचे। सूरत हाल ये है कि ये है एक डुप्लेक्स। इस डीएनए के मॉलिक्यूल में ये दोनों स्ट्रैंड आपस में बंधे हुए हैं, ध्यान में रहे। ठीक है। ये जो मैंने साथ यहाँ पे स्केच किया 14 15, ये है मुकम्मल दोनों स्ट्रैंड 14 के, और ये है वो मॉलिक्यूल जो पेरेंट था दोनों स्ट्रैंड हैवी 15 वाले। ठीक है। अब अगर डीएनए जो हासिल हो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में, वो ऐसा हो कि उसमें एक स्ट्रैंड हैवी हो रेड और एक हो लाइट, तो उसका वजन तो फिर इस 14 और इस 15 के दरमियान में आ जाएगा ना। जी, बात समझ रहे हैं? जी सर। तो जब उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो फिर ये कहाँ पे खड़ा होना चाहिए? इसकी लाइन कहाँ बननी चाहिए? इंटरमीडिएट हो गया ना। इंटरमीडिएट कह लें या इसको हाइब्रिड भी आप कह सकते हैं, बुक ने भी हाइब्रिड का वर्ड इस्तेमाल किया है। यानी ये जो डीएनए के दोनों मॉलिक्यूल हैं ये दरअसल हाइब्रिड हैं। इनमें आधा डीएनए 15 है, आधा डीएनए 14 है। समझ गए? तो अब इसका वजन क्योंकि 14 और 15 के दरमियान में है,
तो इसकी लाइन कहाँ पे आनी चाहिए? दरमियान में आनी चाहिए। दरमियान में। शुक्र है, जवाब आ गया काफी सोचने के बाद, लेकिन दुरुस्त आया। यानी प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन क्या है कि अगर हम ये कहें कि सेमी कंजर्वेटिव मैनर में डीएनए रेप्लिकेट होता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो होना ये चाहिए कि हमारे पास जो फर्स्ट रेप्लिकेशन के रिजल्ट हों उसमें एक लाइन आए, क्योंकि ये दोनों डीएनए के मॉलिक्यूल आधे 15 और आधे 14 है ना। तो रिजल्ट होना चाहिए दरमियान में, यानी यहाँ पे। करेक्ट। अच्छा, अब अगर ये बात समझ गए हैं तो अब आगे इजी हो जाएगी बात। इसी बात को जरा जहन में रखें। ये तो हो गया प्रिडिक्ट, जैसे हमने कहा कि मफरूजा, मफरूजे के फिर एक डिडक्शन, कि अगर ऐसा तो फिर ऐसा होगा, और एक्सपेरिमेंट उसको कंफर्म करेगा। तो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट अगर यही आते हैं, यानी अगर एक्सपेरिमेंट में हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन आती है, तो हम कह सकते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव दुरुस्त हो सकता है। ठीक है। अब दूसरा प्रिडिक्शन क्या है? दूसरी प्रिडिक्शन है कंजर्वेटिव मॉडल। अब कंजर्वेटिव मॉडल को अगर फॉलो करें, तो कंजर्वेटिव मॉडल का कहना ये था कि जो पेरेंट है वो तो एज सच महफूज रहता है, कंजर्व हो जाता है मुकम्मल तौर पे। यानी दोनों स्ट्रैंड नहीं, बल्कि कंप्लीट डुप्लेक्स। ठीक है। और जो दूसरा डीएनए हमें नजर आएगा वो दरअसल बिल्कुल न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। मतलब वो बिल्कुल नए न्यूक्लियोटाइड से बनेगा, और क्योंकि नए न्यूक्लियोटाइड N14 मीडियम में अवेलेबल है, तो वो न्यूक्लियोटाइड जिनको हमने ग्रीन कर दिया, तो वो सारे का सारा न्यू लाइट या ग्रीन होगा। जी बेटा, ये बात समझ रहे हैं? जी सर। अच्छा, अब अगर ये माना जाए कि कंजर्वेटिव मॉडल दुरुस्त है बिलफर्ज, तो फिर इसी तरह इसी ट्यूब के अंदर अब बताएं कितनी लाइंस आनी चाहिए? दो जो ये लाइंस। दो लाइन। और कौन कौन सी होनी चाहिए? ग्रीन वाली ऊपर होगी और एक रेड ऊपर वाली होनी नीचे होगी। चाहिए और एक वही एक नीचे। नीचे। ठीक है। यानी ऊपर वाले के रिजल्ट में एक लाइन और इसके रिजल्ट दो लाइन के होने चाहिए। और जो तीसरा मॉडल है डिस्पर्सिव। अब डिस्पर्सिव मॉडल को अगर लें तो उसके मुताबिक जो पेरेंट का डीएनए है, यानी सारे का सारा जो N15 वाले न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है, वो इस तरह तकसीम होगा कि डिस्पर्स हो जाएगा। ये नहीं होगा कि जिस तरह ऊपर हमने सेमी कंजर्वेटिव में बात की, कि सेमी कंजर्वेटिव में डॉटर मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड बिल्कुल ओल्ड रेड या हैवी और एक स्ट्रैंड लाइट। यहां पर क्या होगा? यहां पे देखिए जरा, बोथ स्ट्रैंड्स आर मिक्सचर ऑफ N15 and 14। डिस्पर्सिव के अंदर डीएनए के सारे न्यूक्लियोटाइड बिखर जाएंगे, यानी उसके स्ट्रैंड भी बाकी नहीं बचेंगे एज सच, बल्कि स्ट्रैंड के टुकड़े इस्तेमाल में आएंगे चारों नए स्ट्रैंड बनाने में। और जो चार स्ट्रैंड हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं डॉटर डीएनए में, वो चारों के चारों मिक्सचर होंगे न्यू और ओल्ड के। न्यू और ओल्ड मतलब N14 और N15 के। तो जी, यहाँ तक समझे बात बेटा? जी सर। अच्छा, अब जरा इसको प्रेडिक्ट करें कि इसकी लाइन कितनी आनी चाहिए। मैं इसको यहाँ अगर बनाऊं जी। अब ये हैं दो डीएनए के मॉलिक्यूल, डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल सबसे नीचे। तो इनको जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो कितनी लाइंस आनी चाहिए? इन्हें कहाँ पे सर इनकी स्टैंड कोई करना चाहिए? कंफर्म तो नहीं होंगी। जी। कंफर्म मतलब ये सर ये तो डिस्पर्स होंगी ना आपस में। नहीं, स्ट्रैंड तो हाँ। मुकम्मल है, लेकिन स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड, कोई न्यूक्लियोटाइड 15 है, कोई 14 है, कोई 15 है, कोई 14 है। ये सिचुएशन है। तीन आएंगी शायद। नहीं नहीं, तीन नहीं आएंगे। फिर सोचें। तीन ही आएंगे। दो ही हैं। दो होंगी फिर। नहीं, दो भी नहीं होंगी। फिर कोई भी नहीं होगी। बेटा फिर एक होगी ना।
जरा ऊपर जो आपने जवाब दिया था सेमी कंजर्वेटिव पे जरा स्टूडेंट्स नजर हैं तो डालें। दोनों सेमी 14 और 15 कंजर्वेटिव, दोनों है। देखें 50 जो सेमी कंजर्वेटिव है उस पे नजर डालें कि वहां पे हमने कहा कि जो दो डॉटर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो दोनों डॉटर मॉलिक्यूल आधे 15 और आधे 14 है, ऐसे ही है ना, 50-50 है। और जी दोनों के सर। दोनों में, दोनों के दोनों एक जैसे हैं, दोनों का वजन बराबर है। जब दोनों का वजन जी। बराबर है तो हमने कहा कि एक ही लाइन पे आएंगे ना, दरमियान में। हम्म। यही कहा था ना बेटा, हमने जी कहा सर। एक लाइन आएगी। तो यहां भी तो जरा दोनों मॉलिक्यूल को देखिए ना, दोनों मॉलिक्यूल मिक्सचर हैं, 50% ओल्ड 50% न्यू। तो ये भी तो इंटरमीडिएट हुआ। जी सर। तो दोनों का वजन बराबर, तो इनकी भी तो एक लाइन होनी चाहिए। जी जी। तो इसकी लाइन भी यहीं पर आनी चाहिए। समझ मिड गए? में। जी, जी सर। बात फॉलो कर गए। लेकिन ये जहन में जी। रहे कि जो सेमी कंजर्वेटिव है उसमें 50-50 कैसे है, जरा बताएं। उसमें डिस्पर्स नहीं, उसमें मतलब लाइट जो मतलब रियल था वो रियल ही रहा है। जी हाँ, एक स्ट्रैंड मतलब जो मुकम्मल पेरेंट में था जी वही बिल्कुल। रहा है, यहाँ पे डिस्पर्स हो गया आपस में। जी हाँ, यानी ऊपर जो है वहां पे एक स्ट्रैंड मुकम्मल हैवी है और एक लाइट है, इस तरह एक वो लाइट फिफ्टी है। फिफ्टी है। लेकिन नीचे ये है कि कोई एक और स्ट्रैंड भी मुकम्मल हैवी या लाइट नहीं है। नहीं, अलबत्ता दोनों के रिजल्ट जो हैं वो एक वो जैसे। 50-50। ठीक है, अब जरा जी। ये है रिजल्ट, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। बेटा ये जिन्होंने लाइनें लगाई हैं, ये नाम भी साथ आए हैं, आपको पता है स्क्रीन पर। चलें, अब इनको मैं मिटा नहीं सकता, गालिबन चेक करता हूँ। इरेज, इधर इसके पास नहीं है, क्योंकि जिसने लगाए हैं वो ही मिटा सकता है। चलें खैर, अब इस पे लाइनें ना मारिएगा। अच्छा बेटा जरा तवज्जो इधर हो, ये है रिजल्ट। यानी उनके पास तो रिजल्ट ये था, ये जो आप बना रहे हैं ये तो हम समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट पे जो है क्या है, कंट्रोल्स। कंट्रोल हमें ये बता रहे हैं कि अगर दोनों स्ट्रैंड लाइट हुए तो लाइन ऊपर आएगी, दोनों स्ट्रैंड हैवी हुए तो लाइट नीचे आएगी, ठीक है, लाइन नीचे आएगी, ठीक है। और ये कैसे नजर आएंगी इस पिक्चर में, ये होगी N15 टोटल और ये होगी N14 टोटल, ठीक है। अब फर्स्ट जो राउंड था उसका रिजल्ट था ये। बुक में अगर आप नजर डालेंगे तो ये जो लाइन है, ये इस लाइन के और इस लाइन के दोनों के दरमियान में है, यानी मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये इस जगह पे है, ठीक है। जिसको हम कह सकते हैं कि ये ना तो मुकम्मल 14 है, ठीक, ये मुकम्मल 14 की लाइन थी और ये थी मुकम्मल 15 की लाइन, ठीक हो गया। तो लाइन कहाँ पे आई, दरमियान में, ठीक है, लाइन आई दरमियान में। तो अब इसको आप अगर हम कंक्लूड करें तो क्या नतीजा निकलेगा, कौन सा मॉडल गलत साबित हुआ। वो कंजर्वेटिव, ओ कंजर्वेटिव। जी, कंजर्वेटिव गलत हो गया, क्योंकि कंजर्वेटिव अगर दुरुस्त होता तो फिर दो लाइनें आनी थी, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे। एक ऊपर एक नीचे, ये दरमियान में आई। हम्म। लेकिन दरमियान में आई तो फिर दो मॉडल तो अभी बाकी रह गए ना, एक रह गया डिस्पर्सिव और सेमी सानी, क्योंकि कंजर्वेटिव। दोनों की रिजल्ट सिंगल लाइन थी। बिल्कुल दुरुस्त बेटा। अब जरा आगे चलें। अब ये लाइनें मुस्तकिल लगी हुई हैं, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो ये कंट्रोल थे, कंट्रोल से हमने कंपेयर कर लिया। खैर, अब आ जाएं सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन पे। फर्स्ट राउंड में हमने डिस्प्रूव कर दिया कि रेप्लिकेशन जो है वो कंजर्वेटिव में नहीं होती, वो या तो सेमी कंजर्वेटिव होती है या फिर डिस्पर्सिव होती है। अच्छा,
अब अगर फिर प्रेडिक्ट करें कि सेकंड लाइन जो राउंड होगा उसके रिजल्ट क्या होने चाहिए। अब है एक मॉडल सेमी कंजर्वेटिव। अब सेमी कंजर्वेटिव को अगर लें तो सेमी कंजर्वेटिव ये हमारे पास, ये तो फर्स्ट जनरेशन थी, ठीक है। दोनों क्या थे, एक स्ट्रैंड 15 एक स्ट्रैंड 14। अब सेमी कंजर्वेटिव के मुताबिक होता ये है कि जो पेरेंट के दोनों स्ट्रैंड हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जरा तवज्जो रखिएगा। अब मैं फॉलो कर रहा हूँ इस ऊपर वाले स्ट्रैंड को, फर्स्ट जनरेशन का, ये वाला डुप्लेक्स, सॉरी। इस डुप्लेक्स के अंदर दो स्ट्रैंड हैं, एक रेड है और एक ग्रीन। ये दोनों खुलेंगे। अब ये दोनों पेरेंटल हैं, समझ लें। ये ग्रीन भी पेरेंट है फर्स्ट जनरेशन का, और ग्रीन भी। तो होगा ये कि दोनों अलग हुए, रेड वाला इसको मिल गया और ग्रीन वाला इसको मिल गया। अब रेड वाले के साथ नए न्यूक्लियोटाइड 14 वाले जब ज्वाइन होकर नया स्ट्रैंड बना तो वो ऐसा हो गया, यानी रेड और ग्रीन, यानी वैसा ही जैसा ओवरऑल, जिसे हम कहेंगे हाइब्रिड, ठीक है। यानी इसके अंदर एक स्ट्रैंड 15 और एक स्ट्रैंड 14, जबकि जो 14 वाला स्ट्रैंड था पेरेंट का, उसके साथ नया स्ट्रैंड भी 14 का है, यानी ग्रीन। तो ये दोनों स्ट्रैंड 14 के हमें इसके नजर आएंगे, दोनों स्ट्रैंड, ये वाले दोनों स्ट्रैंड, सॉरी दोनों डीएनए के मॉलिक्यूल जिनमें दोनों स्ट्रैंड लाइट हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले को फॉलो करें और नीचे वाले को फॉलो करें, नतीजा एक ही है, ठीक है। नीचे भी एक मॉलिक्यूल बनेगा हाइब्रिड, यानी एक कंप्लीट स्ट्रैंड 15 एक कंप्लीट स्ट्रैंड 14। तो दो डीएनए मॉलिक्यूल ऐसे होंगे और दो डीएनए मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो कि कंप्लीटली N14 पर मुश्तमिल होंगे। जी बेटा, यहां तक बात फॉलो की है। जी सर। अच्छा, अब जरा प्रेडिक्ट करें कि इसको सेंट्रीफ्यूज करें तो रिजल्ट कितनी लाइनें आनी चाहिए। दो सर तरह का। जो जी जी। दो तो सेम है, तो उन दो की अलग अलग लाइंस आएंगी या एक ही लाइन आएगी? जी जी, यही तो सवाल है ना। ये जो दो बराबर वजन के हैं ना, ये ऊपर जो नजर आ रहा है ये, और जो नीचे नजर आ रहा है सबसे नीचे ये तो एक ही वजन के हैं, जी जी। ठीक है। और जो दो ये नजर आ रहे हैं ये दोनों एक ही वजन के हैं। तो दो डेंसिटी, लाइंस होंगी। जी बिल्कुल। तो दो लाइनें होंगी क्योंकि हम तक्सी उसको सेंट्रीफ्यूज करके डेंसिटी की बुनियाद पे अलग कर रहे हैं। तो दो तरह के कह लें कि डीएनए होंगे, दो तरह के डीएनए। डीएन एक होगा वो जिसमें सारे स्ट्रैंड यानी दोनों स्ट्रैंड 14 है, और एक टाइप होगी और जिसमें एक एक हाइब्रिड हैवी और एक लाइट। और एक प्रोटीन है। ओके बेटा, जबरदस्त। अब जो दूसरा मॉडल है डिस्पर्सिव, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। डिस्पर्सिव के मुताबिक फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था कि पेरेंट बिखर गया था, ये आपने फॉलो किया, ठीक है। अब ये पेरेंट है और अब ये हैं चार डीएनए के मॉलिक्यूल आपके सामने, ठीक है, सेकंड जनरेशन। अब अगर उसी को फॉलो करें डिस्पर्सिव को, तो होगा ये कि जो पेरेंट मॉलिक्यूल हैं ये बिखर जाएंगे तमाम के अंदर, ऐसे ही होगा ना, डिस्पर्स। अब डिस्पर्स होने जी। पर क्या होगा, क्या अब भी कोई एक स्ट्रैंड मुकम्मल हैवी या लाइट नजर आता है। नहीं, सारे हाइब्रिड हैं। सारे है, हाइब्रिड तो है। किस तरह के हाइब्रिड है, डिस्पर्सिव। रिकर्सिव। तो अगर इनको हम डेंसिटी ग्रेडियंट से अलग करें तो कितनी लाइनें होनी चाहिए। एक लाइन होगी। एक लाइन होगी, जबरदस्त बेटा। बात खत्म हो गई, एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, लेक्चर भी खत्म हो गया। अब आ जाए रिजल्ट के ऊपर। ये हमारे पास कंट्रोल्स थे, ठीक है। कंट्रोल के अंदर N14 कंप्लीट हैवी लाइन नीचे, N14 कंप्लीट 14 यानी लाइट, इसकी लाइन ऊपर, ठीक है। और जो रिजल्ट है सेकंड राउंड का वो था डिस्कर्सिव। ये, यानी ये तो हम समझने के लिए बना रहे हैं ना। ये था रिजल्ट। इसके अंदर कितनी लाइंस हैं। दो लाइंस। दो लाइनें। तो दो लाइनों का मतलब दरअसल इन लाइनों को मैच करें
तो ये एक लाइन है इधर वाली, जो ऊपर वाली है ये है लाइट कंप्लीटली 14 की। ठीक है। और जो बीच में है ये दरअसल 15 से ऊपर है, यानी ये जो 15 वाली लाइन है ये इससे ऊपर है, 15 वाली लाइन यहाँ पे थी। ठीक है। तो मुकम्मल 15 तो कोई भी नहीं है, अलबत्ता एक ऐसा एक वो है जो मुकम्मल 14 है। ठीक है। यानी ये जो लाइन है 14 वाली ये मैच करती है इसके साथ। ठीक हो गया। जी सर। तो दो लाइनें आई और मसला खत्म हो गया। यानी अब कंक्लूजन क्या निकला, नतीजा? दोनों ही सही हैं। जी। कौन सा मॉडल गलत साबित हुआ? सेमी कंजर्वेटिव नहीं, वो तो है। वो तो है। सेमी कंजर्वेटिव तो है, फिर डिस्पर्सिव का क्या रिजल्ट था? पीछे चले वापिस। उसमें एक लाइन आई थी। उसमें एक लाइन थी, तो फिर रिजल्ट क्या बनेगा? कौन सा गलत हुआ? जी, एक प्रूव होगा सेमी ना। कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव गलत हो गया। उसमें 3 लाइंस तो नहीं आई थी, उसमें 2 लाइंस आई थी। ओ, इसमें भी तो 2 लाइंस हैं। इसमें भी दो लाइन है। डिस्पर्सिव वाला गलत हुआ। ठीक, अच्छा जरा मैं जान सकता हूँ मेरे मुखातिब कौन है, ताकि कम से कम मुझे पता चले कि किसी एक स्टूडेंट ने तो बात समझी है। सर निम्रा यास। निम्रा अयास। ओके बेटा, समझ गए। तो ये था जी सर। रिजल्ट। और सर डिस्पर्सिव वाला गलत हुआ। डिस्पर्सिव गलत हो गया ना, डिस्पर्सिव ने कहा था एक उसमें लाइन एक आएगी, लाइन आई है। तो एक लाइन तो नहीं आई। ठीक। ठीक है ना। इधर 2 लाइन। तो दो लाइंस इंडिकेट करती हैं, तो इस तरह यानी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेकंड राउंड रेप्लिकेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो आप जवाब देंगे क्योंकि फर्स्ट राउंड में एक मॉडल गलत हुआ था, वो था कंजर्वेटिव। दो मॉडल अभी बाकी थे, इसलिए सेकंड राउंड रेप्लिकेशन का किया गया, ताकि पता चल सके कि सेमी कंजर्वेटिव दुरुस्त है या डिस्पर्सिव दुरुस्त है। और सेकंड राउंड के रिजल्ट ने डिस्प्रूव कर दिया डिस्पर्सिव को। और कोई क्वेश्चन बेटा? नो सर, समझ आ गई है। समझ आ गई है। अल्लाह करे बाकियों को भी आ जाए। आप वरना बाकियों को समझा दीजिएगा। कोई क्वेश्चन किसी का हो बेटा तो वो मुझसे कह लेंगे, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल रेप्लिकेशन का प्रोसेस हम पढ़ेंगे, उसके लिए मैं एक डॉक्यूमेंट आपको शेयर करूंगा, वो देख लीजिएगा पहले। और इंशाल्लाह कल तवज्जो रखिएगा बेटा, ठीक है। और ये जो लाइनें लगाने वाली आज काम हुआ है ये नहीं होना चाहिए। और शुरू में जो प्रॉब्लम आई माइक खुला रहने की वो भी नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।